मैं सलीम शेख पीटीवी न्यूज़ के लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये प्रोग्राम जे बोला थेट बोला के नाम से हम दर वीक मंडे को शाम शार्प 5 बजे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज बारिश के ज़्यादा होने की वजह से हम लेट हो गए हैं। इस प्रोग्राम में हम एक किसी ख़ास मेहमान को बुलाते हैं और वो ख़ास मेहमान राजनीति से जुड़ा हुआ होता है या समाज सेवा से जुड़ा हुआ होता है। इनसे समाज सेवा के बारे में और राजनीति के बारे में हम सीधी बात करते हैं और उनके कामों के बारे में उनसे जानते हैं और आप तक वो उस बात को हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं इस्माइल बाटलीवाला। इनका पूरे देश भर में काफ़ी नाम है। पूरे देश में इन्होंने घूम कर ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कमेटीज़ को, बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम किया है। इत्तेहाद के लिए इनका काम पूरी तरीके से ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं समाज सेवा में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए जानते हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब से कि उन्होंने समाज सेवा के लिए और इत्तेहाद के लिए किस तरह से बीड़ा उठाया, किस तरह से काम किया और कितने लोगों को अपने साथ में इत्तेहाद के साथ जोड़ने का काम किया है। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं सीधी बात में इस्माइल बाटलीवाला साहब से। तो इस्माइल बाटलीवाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम में। जे बोला थेट बोला के नाम से ये प्रोग्राम हमारा हर वीक मंडे को शाम 5 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन आपके पास हम थोड़ा लेट पहुँचे, उसके लिए हम सभी व्यूवर से माफ़ी चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं इस्माइल साहब कि जो आपने पूरे देश में घूम कर, पूरे देश के चप्पे चप्पे पर जाकर ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम किया है, वो किस तरह से आपने काम किया, ये कौमें किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं आप, तो आप उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। सलीम शेख साहब, पीटीवी 9 न्यूज़ आज हमारे सामने है और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश में हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आपने सवाल किया है, सवाल तो बहुत बड़ा है, जवाब मैं देने की छोटे छोटे कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि हमें महसूस हुआ कि इस देश में 73 सालों में जो कुछ हमने देखा है, कम से कम मेरी उम्र तो 73 साल की हो चुकी है, जिसमें से राजनीति, समाजनीति, धर्मनीति और बिजनेस नीति से मैं वाकिफ़ हूँ। ये मेरा तजुर्बा 50 साल का है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो तजुर्बा है वो मैं कब्र में लेके जाऊं या लोगों को दे करके जाऊं, नई पीढ़ी को दे करके जाऊं। ये मुझे एहसास हुआ कि तो मैंने समझा कि नहीं, इसको कब्र में नहीं ले जाना है। तजुर्बा कोई पैसे से आता नहीं है, तो इसको हम लोगों को बांटें, लोगों को बताएं, नई पीढ़ी के सामने रखें। हमने कोई किताब पढ़ कर के बात नहीं करनी है, हमने जो आँखों से देखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, साथियों, देशवासियों, हमने ये देखा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे बीच में हैं, जो अभी तक सत्ता में रही हैं या विपक्ष में रही हैं, ये सभी पार्टियां जो है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच कोई भी पार्टी हो, चाहे मुस्लिम क़यादत में चलने वाली पार्टी हो, दूसरे लोगों के क़यादत में चलने वाली पार्टी हो, सभी को मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये संविधान के मुखालिफ पार्टियाँ हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन पार्टियों को हमारे देश का मिजाज ही इनको पता नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये जमहूरियत को भी अभी तक नहीं जान पाई हैं। चौथी बात यह है कि ये सेकुलरिज्म को भी नहीं जान पाई हैं। पांचवी बात यह है कि ये अभी तक जुडिशरी को भी नहीं जान पाई हैं। इसलिए ये पांचों चीज़ों को अवगत कराना, देश की जनता के सामने रखना, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसलिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। वो ये है कि भाई सब, जब तक ये बहुजन समाज, एससी, एसटी, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वगैरह
अगर ये जागता नहीं है और ये समझता नहीं है, तब तक इस देश में अच्छे दिन आने के कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आते हैं। अगर इसी तरह की पार्टियां, इसी तरह के सत्ता भोगी रहे तो देश में अच्छे दिन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छे दिन कम आएंगे जब इस देश की आम जनता के हाथ में जब सत्ता आएगी, आम जनता जब इस को संवारने की कोशिश करेगी, तभी अच्छे दिन की उम्मीद रख सकते हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आम जनता के हाथ में सत्ता के आने का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आम जनता के हाथ में कैसे सत्ता आ सकती है और किस तरीके से अच्छे दिन आ सकते हैं? मतलब आम जनता के हाथ में जब जमहूरियत पर अमल होगा, डेमोक्रेसी पर अमल होगा, तो ऑटोमेटिक जो है आम जनता के हाथ में सत्ता आएगी। अभी आम जनता के हाथ में सत्ता नहीं है। हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो चुनाव हो रहे हैं। चुनाव का नाम है, चुनाव हो नहीं रहे, बल्कि वो जंग हो रही है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, तो ये हार और जीत का मसला इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं इसको चुनाव नहीं मानता हूँ, बल्कि ये जंग मानता हूँ। और जंग वही जीतेगा जिसके पास हरबा हथियार, साम दाम दंड भेंट सबसे लेस होगा, वही जीतेगा। आम आदमी के लिए इस राजनीति में कोई मुकाम नहीं है। इसलिए चुनाव चाहते हैं हम, जंग नहीं चाहते इस देश के। और जब इस देश में जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो यकीनन आम जनता के हाथ में सत्ता आएगी। अच्छा, ये आम जनता के हाथ में सत्ता आएगी तो आपने जो कोशिशें की हैं, आपने जो इत्तेहाद की कोशिशें की हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें भी थे ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, मुस्लिम समाज है और भी बहुत सारे छोटे छोटे समाज, बड़े बड़े समाज आते हैं, जिसमें पूरी देश में आपने घूम घूम के इन लोगों को पूरी तरीके से एकजुट करने का बहुत ही टाइम से बीड़ा उठा रखा है और पूरी कोशिशें आपकी जारी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को, कितनी पार्टीज़ को, कितने समुदाय को आपने अब तक जोड़ा है? सलीम शेख साहब, मैं थोड़ा सा पीछे आपको एक वाकया बता रहा हूँ। 1995 में हमने बहुत बड़ी कोशिश की थी। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा था, बहुत मूवमेंट खड़ी हो चुकी थी, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख और एससी, एसटी, दलित और आदिवासी और मुसलमान, ये सब बहुत बड़ा समूह का बहुत बड़ा इनकलाब आया था, बड़ी क्रांति आई थी। और फिर वो जब मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा हो गया तो राजनीति की नज़र लग गई उस पर और कुछ उसको दबा दिया गया। वो तो एक नया गेम खेला गया, एक नई लीडरशिप लाके प्रोजेक्ट कर दिया गया मीडिया के ज़रिए, नेशनल मीडिया के ज़रिए और पैसे के बलबूते पर, कि हम जैसे लोगों की वो मूवमेंट जो है दब गई। एक बड़े समुद्र का सैलाब जिस तरह आता है उस तरह वो मूवमेंट खड़ी हुई थी, लेकिन हमने देखा कि वो सैलाब हमने बहते हुए देखा है। ये तजुर्बा मेरे साथ रहा। अब हम उसका थोड़ा सा तरीका बदल दिए हैं। तरीका ये बदल दिए हैं कि हम कई साथी हैं, जैसे कि मैं मुस्लिम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई साहब एसटी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, कोई एनटी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, कोई सिख को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और हम सभी लोग इस काम पर लगे हैं। यकीनन ये सभी लोग जिस दिन सफल होंगे, हम ये सारे लोग जो कोशिश करने वाले लोग हैं, ये इकट्ठा हो जाएंगे। फिर बहुत बड़ी मूवमेंट ये उभर कर आ जाएगी। पहले जैसा किसी को दांव नहीं खेलने को मौका नहीं मिलेगा। अगर वो खेलना चाहेगा तो किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचाएगा, सारे हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तजुर्बे की बुनियाद पर हमने इसको कई पार्ट कर दिया है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि उन लोगों की नज़र उन लोगों के ऊपर भी लग सकती है कि अलग अलग जो हैं, क्योंकि वो बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, उन लोगों को मुहिमों को दबाना आता है, पैसे के बल पे हो, मीडिया के बल पे हो, किसी भी बल से वो उन मुहिम को दबा देते हैं जो एकजुट होने वाली मुहिम होती है, जो देश के लोगों को जागरूक करने वाली मुहिम होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से 1995 की बात आपने कही कि उस टाइम पर एक मुहिम जो बहुत ही अच्छे से परवान चढ़ रही थी और सैलाब की तरह आ रही थी, उसको दबा दिया गया, तो ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों को भी अलग अलग चुन के, अलग अलग देखकर उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया सलीम साहब ने, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये तजुर्बे की बुनियाद पर उसकी भी हमने निगरानी कर ली है, तरीका बदल दिया है। वो जो 95 का था मामला,
वो फर्स्ट लीडरशिप और सेकंड लीडरशिप तक था, इसलिए वो कामयाब हो गए। अब जो चल रही है, जो मुहिम चल रही है, वो फर्स्ट लीडरशिप भी इसमें इन्वॉल्व है, सेकंड लीडरशिप भी इन्वॉल्व है और थर्ड लीडरशिप भी इन्वॉल्व है, और आवाम जनता को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अगर तोड़ने वाला अगर तोड़ेगा तो लीडर को तोड़ सकेगा, हाँ, जनता को नहीं तोड़ जनता को नहीं तोड़ सकेगा, और जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको नहीं तोड़ सकेगा। ये ध्यान में रहा है, इसलिए इसका तरीका थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि हमने धोखा खाया है तो धोखा खाने वाला सीखता है। हमने सीखा है कि कहाँ कहाँ से हमले होंगे, और तो फिर उसकी निगरानी कैसे की जा सकती है, रखवाली कैसे की जा सकती है, उसका बंदोबस्त है। इस मोमेंट को अब इस देश के अंदर कोई भी ताकत डैमेज नहीं कर सकेगी। बहुत अच्छा तजुर्बा आपने हमारे व्यूवर्स को बताया है। आपका वाकई में तजुर्बा लग रहा है कि किस तरह से आपने प्लानिंग करके और दूसरों को मुंह की चोट मारने की कोशिशें की हैं ताकि वो इस मुहिम को दबा ना सकें। लेकिन आपने जो मुहिम स्टार्ट की है, यकजहती की मुहिम, लोगों को एकजुट करने की मुहिम, जिसमें से बहुत सारे तबके आते हैं हिंदुस्तान के, मुस्लिम समाज है और बहुत सारी कौमें इसके अंदर शामिल हैं। जैसे हमारी अभी बात हुई, आपने बताया ओबीसी, एससी, एसटी और सिख हैं, क्रिश्चियन भी हैं शामिल, बहुत सारे समुदाय इसके अंदर शामिल हैं। तो आपने अब तक जो इतने पीरियड से आप काम कर रहे हैं पूरे देश में घूमकर, अब तक कितनी कमेटीज़ को, कितनी छोटी छोटी या कितनी बड़ी पार्टीज़ को, जो पार्टीज़ नॉन राजनीतिक हैं, उनको कितनी पार्टीज़ को अब तक जोड़ने का काम किया है? देखिए, एक तो ये है कि जोड़ने की कोशिश तो हमने सैकड़ों लोगों से संपर्क किए हैं, सबके बहुतों के दरवाजे पे जा चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में करीब 64 लोग हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं। समझे साहब? एक्टिव मेंबर आपकी कमेटी में जो एक्टिव है देश भर में 64? सॉरी, नहीं, कमेटी नहीं है ये एक मुहिम है। ये मैं खुलासा कर दूं आपके ज़रिए जनता को, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना किसी एनजीओ का मेंबर हूं, बल्कि तमाम पार्टियों ने मिल कर के एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम है नेशनल इत्तेहाद मंच, और तमाम पार्टियों ने मिलकर के मुझे उसका कन्वीनर बनाया है। कौन सी पार्टीज हैं, मतलब कौन सी पार्टियों ने मिलकर ये नेशनल इत्तेहाद मंच बनाया? उसको करीब उसमें 64 पार्टियां हैं। कौन सी 64 पार्टी, मतलब पार्टीज हैं नॉन राजनीतिक हैं या क्या? नहीं, राजनीतिक पार्टी हैं और संस्थाएं भी हैं उसमें इस तरह की, ये सब मिलकर के मुझे कन्वीनर बनाया है उसका। अब सवाल ये है कि इसकी ताकत कैसे खड़ी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, सभी लोग अपने अपने मुकाम पर काम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम के बीच इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे एससी एसटी को कर रहे हैं, ये वो भी सफल हो जाएं, हम भी सफल हो जाएं, फिर हम इकट्ठा बैठ कर अलग अलग कन्वीनर बनाया है, सबको अलग अलग डिवाइड करके आपने उनको अध्यक्ष बनाया, क्या ऐसा कुछ प्लानिंग? नहीं, इसमें अध्यक्ष तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई एक मिनट, मैं वही उदाहरण देना चाह रहा हूँ। देखिए, जंग आज़ादी, जो तहरीक आज़ादी थी, देश की आज़ादी की जो जंग लड़ी है, वो किसी पार्टी ने नहीं लड़ी है, ना किसी तंजीम या किसी संस्था ने नहीं लड़ी। बहुत अच्छी बात कही आप, समझे साहब? वो एक मुहिम थी, उस मुहिम ने लड़ी है। और जब पार्टी चलाई जाती है तो उसमें लिमिटेशन आ जाता है, संस्था या तंजीम चलाई जाती है उसमें लिमिटेशन आ जाता है, लेकिन जब मुहिम चलाई जाती है तो उसमें लिमिटेशन नहीं आता है। इसलिए हमने कोई तंजीम, कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि तहरीक आज़ादी से जो कुछ हमने सीखा है वो ये सीखा है कि इसको एनजीओ, संस्था, तंजीम या पार्टी की शक्ल ना दे करके इसको मुहिम की शक्ल दी जाए। जब मुहिम चलाई जाती है तो देश का हर नागरिक को शामिल होने का उसमें मौका मिलता है, जो कि देश की आज़ादी में मौका मिला। समझे? तब देश आज़ाद हुआ। अगर कोई पार्टी चलाई होती तो पार्टी के लिमिटेड 200 लाख करोड़ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते थे, पूरा देश नहीं जुड़ सकता। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब मुहिम चलती है तो इसमें लिमिटेशन नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हर तबका, हर समाज के लोग, हर उम्र के लोग, औरत हो या मर्द हो, सभी लोग इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए इसको नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों की बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए मान लीजिए वो महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा पाएंगे, पूरे देश में तो नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब आम आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा तो नेता को सरेंडर होना होगा, उनको झुकना होगा। जनता से बड़ी ताकत
किसी नेता की नहीं है, समझे साहब। इसलिए हम जनता के बीच हैं, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी हम मिजाज साजी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं तुम्हारा नफ़ा नुकसान क्या है। और वो मैं समझ रहा हूँ कि हम इस काम में, नए काम में, इस मोमेंट को जो मौजूदा जिसके बारे में आपसे जिक्र हो रहा है, 8 साल हो गए हैं। मैंने इसकी लिमिट, इसकी उम्र 10 साल मुकर्रर की है। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल पूरे होते होते आपको सारा मंजर जो है इकट्ठा नज़र आएगा। सलीम साहब, जैसे कि एक इमारत बनाने के लिए, ये कैसे समझा दूं मैं, इस तरह जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको मटेरियल बहुत ज़रूरत होती है, समझे साहब। जैसे ईंट की ज़रूरत है, रेती की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, लोहे की ज़रूरत है, लादी की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, तब जाकर के कोई इमारत बन सकती है। लेकिन हमने इसमें एक चालाकी की है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े लोग हैं, गेम कर सकते हैं। हमने सारे मटेरियल को अलग अलग ठिकाने पे रखा है। सारे मटेरियल हमने इकट्ठा नहीं मतलब रखे। न्यू डाली नहीं है, अभी न्यू डाल दी है, लेकिन तैयारी बिल्डिंग की चालू नहीं की है। मटेरियल जमा हो गए हैं। एक ही साथ 2 साल के अंदर आपका पूरा प्लानिंग पूरा हो बिल्डिंग को खड़ा कर देंगे। सारी बिल्डिंग मटेरियल सब अपनी अपनी जगह है। बस वो है कि वर्कर लगा के उसको जो है बांध काम के लिए शुरुआत कर दिया जाए, फटाफट हो जाएगा। उसका प्लान हो चुका है, सब हो चुका है, मटेरियल जमा हो चुके हैं। अब उनको इकट्ठा करके 2 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2 साल में, जब आपका 8 साल हो चुके हैं, आपको 2 साल बाकी, आपने प्लानिंग किया हुआ है कि हम 10 साल के अंदर इस बिल्डिंग को, जो आपकी इत्तेहाद की बिल्डिंग है, उसको पूरा मुकम्मल कर लेंगे। इस इत्तेहाद की बिल्डिंग को हम मान लेते हैं, बड़ी खुशी की बात है आपकी कोशिशों से अगर ये हो जाती है, कौमें अगर एकजुट हो जाती हैं, वैसे तो प्लेटफार्म पे इन कौमों का आना एक बड़ी बात है और नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल काम को आपने छेड़ा है। इसको आपने ले तो आए, लेकिन इसका मकसद क्या है? आप इसका बिल्डिंग को खड़ा कर देंगे, इसका बाद में क्या आपका प्लानिंग है, क्या आपकी सोच है? देखिए, सोच हम बार बार उजागर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। मेरे कम से कम यूट्यूब पे 250 वीडियोस हैं, उसके अंदर हमने बता रखे हैं। जो साहब जाना चाहते हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। रही बात, ये ख़ास मैसेज मैं आपके चैनल के जरिए देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस देश से ठंडी हवा महसूस हुई थी, अच्छे वातावरण महसूस हुए थे, उनका ये स्टेटमेंट है। मैंने उसको महसूस किया है, समझे साहब। वो तो 1450 साल पहले महसूस किए थे, लेकिन मैं जिंदा जावेद यहाँ पर मौजूद हूँ और वो संदेश मैं महसूस कर रहा हूँ, समझे साहब। आपको पूरी उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, उसकी हवा चलने वाली। मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, इस देश के लोगों ने, इसमें ये धार्मिक देश है, समझे साहब। धर्म का प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। यहाँ जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो अधर्म का है, और अधर्म फैलाने वाले राजनीतिक लोग हैं, समझे साहब। ये देश महात्मा बुद्ध का है, ये देश श्री कृष्ण का है, ये देश श्री रामचंद्र जी का है, ये देश अपना महावीर जी का है, ये देश सिख साहब के वो क्या, गुरु नानक जी का है, समझे साहब। ये देश एक सेकंड, ये देश जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, ये देश जो है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे लोगों का देश है, समझे साहब। आपका कहने का मकसद है ये साधु संतों का देश है, ये साधु संतों का देश है, समझे साहब। अब सवाल इतना ही है, हम क्या कर रहे हैं? हम राम सिखा रहे हैं, हम कृष्ण सिखा रहे हैं, हम बौद्ध सिखा रहे हैं, हम महावीर सिखा रहे हैं, हम मोहम्मद सिखा रहे हैं, हम ईसा सिखा रहे हैं, हम गुरु नानक सिखा रहे हैं, हम महावीर सिखा रहे हैं। मेरे सामने कोई मसला नहीं है साहिबो, बिल्कुल इकट्ठा लाने में मुश्किलें ठीक है, लेकिन मुझसे जुड़ने में किसी को एलर्जी नहीं है। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश में महामारी की स्थिति बनी हुई है और पूरे देश के अंदर बहुत ही बुरी हालत है। लोग कोरोना जैसी महामारी से मर रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं, और सरकार की तरफ से लॉकडाउन घोषित किया हुआ है और लॉकडाउन का लोग पाबंदी भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में आपका जो मुहिम है, इसमें आप इस टाइम पर भी किस तरीके से लोगों को जोड़ पा रहे हैं, किस तरीके से आपका काम चल रहा है?
देखिए साहब, आपने बड़ा खतरनाक सवाल कर लिया है जिस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी इतना बोल देता हूं कि अगर सरकार होती तो हम उसको कुछ सुझाव देते, सरकार होती तो हम उनसे कुछ सवाल करते, सरकार होती तो हम कुछ उनकी मदद करते, सरकार होती तो हम उनसे कुछ मदद लेते। लेकिन मुझे सरकार ही इस देश में नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मेरा बयान जो है बेमाने होगा। समझे साहब, यही मेरा देश को संदेश है आपके चैनल के ज़रिए। कोई सरकार जैसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। कोरोना का मामला है, वो बीमारी का मामला है, लोग परेशान हैं, लेकिन जो सरकारों को करना चाहिए था मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत कुछ कहने लायक मैं उन्हें इतना भी नहीं समझता हूं कि इस सरकार के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं, इस लायक भी इनको नहीं समझ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। एक बात और जानना चाहता हूं आपसे और हमारे व्यूवर्स को हम बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन से पहले पूरे देश के अंदर एनपीआर और एनआरसी और जितनी भी सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, उनके ऊपर पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमारी घर की औरतें, लेडीज़ सब बैठी हैं और आपने वहां जाकर बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों के रुझान को जाना है। उसमें आपका क्या इरादा था, क्या आपने मैसेज उन लोगों को दिया और क्या आपका काम किया आपने वहाँ पर? साहब, आपने एनआरसी के ताल्लुक से पूछ लिया है तो मुझे बयान देना पड़ेगा। हालांकि मैं बच रहा हूं उस पर बयान देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट खड़ा किया गया लोगों का, लोगों सड़क पे उतरे, पूरी दुनिया में उतरे हैं। समझे साहब, रही बात, मैं इस देश के अंदर जितना एनआरसी को मैं जानता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, उतना कोई भी नहीं जानता। आपने उसको बहुत अच्छे से समझा? नहीं, हमने जमीन पर काम किया है, जमीनी लेवल पर काम, जमीनी लेवल पर काम, वही लेवल जो आपने जमीनी लेवल पे काम किया, वही जानकारी मैं आपसे चाहता। हाँ सलीम साहब, मैंने आसाम में काम किया है ज़मीन पर, वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग की है, सभी ज़िलों के दौरे किए, लोगों के घरों पर गए, लोगों के कागजात हमने देखे। समझे साहब, बदनसीबी ये है कि मुझे आसामी भाषा नहीं आती थी और उनको हिंदी नहीं आती थी। ये भाषा के कारण प्रॉब्लम हुए, हम बहुत कुछ वहाँ नहीं कर सके, लेकिन तजुर्बा वहाँ से मुझे जो हासिल हुआ है, इंशाल्लाह इस देश के अंदर, आसाम के बाहर, अब जो एनआरसी आएगी, मैं जो भी सरकार हो, आज मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं इतना सक्षम हूँ कि उनके गलत मंसूबों को फेल करने की ताकत रखता हूँ बुद्धि से। समझे साहब, क्योंकि मैंने उनकी बदमाशियाँ आसाम में देखी हैं, कैसे कैसे लोगों को सताए हैं, ये सब देखी है। हमने एक वीडियो बना रखी है, 45 मिनट की वीडियो है। जिस दिन वहाँ का रिजल्ट आया है आसाम का, उसके दूसरे दिन हमारी वीडियो लगी है, लाखों लोग उसको देख रहे हैं। लोगों को बहुत बढ़िया से उसको सबक मिलेगा, वो देखना चाहिए। उसमें सबने हम डिटेल से बात की है। रह गई बात ये, मैं एनआरसी के पक्ष में हूँ, सीधी बात मैं आप देश को बता रहा हूँ। मैं एनआरसी के पक्ष में हूँ, लेकिन किस एनआरसी के पक्ष में हूँ? उस एनआरसी के पक्ष में हूँ जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था, जिसको सरदार पटेल ने लाया था, जिसको मौलाना आज़ाद, उस टीम ने जिस एनआरसी को लाया था, मैं उसका पक्षधर हूँ। समझे साहब, वो कल आनी है, आज आ जाए। मैं अपने समाज से, मुस्लिम समाज से कह रहा हूँ, आप गुमराही में ना पड़ें, एनआरसी की मुखालफत ना करें। हाँ, इसमें संशोधन जो बीच में किया गया है, समझे साहब, जहर एनआरसी में नहीं है, जहर है संशोधन के अंदर। संशोधन की मुखालफत होनी चाहिए, एनआरसी की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, एनआरसी को जितना मैं जानता हूँ, इस देश के अंदर शायद कोई जानता होगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हमारे सारे प्रॉब्लम के हल हैं उसके अंदर। लेकिन वो अम्बेडकर वाली और आज़ाद वाली, नेहरू वाली, पटेल वाली, जो आज़ादी के जो दीवाने थे, जो परवाने थे, जिस एनआरसी को वो लाए थे, वो लागू करना ही चाहिए। अगर इस सरकार के अंदर हिम्मत है तो आज़ादी के परवानों को लाया हुआ एनआरसी उन्होंने लागू करना चाहिए, और ये जितना संशोधन बीच में हुआ उसको रिजेक्ट कर देना, उसको रद्द कर देना। साथ में एनआरसी के साथ में CAA NPR है, ये भी तो एक साथ में सरकार लेकर आ गई, जिससे पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया, पूरे देश में लोग परेशान हो गए। मैंने देखा है कि सरकार ने भी गुमराह किया है लोगों को।
और जो अपोजिशन पार्टियां था वो बैकडोर से जो है उन्होंने भी गुमराही फैलाई है। मुझे कुछ भी उसमें तथ्य ठीक से नज़र नहीं आया। समझे साहब, मेरा मानना ये है कि भाई ठीक है, अगर आप 51 की प्रूफ मानते हैं, हमने उस वीडियो में अपने जिक्र किए हैं कहाँ कहाँ लोगों के कागज़ कहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहाँ जाना चाहिए, सब डिटेल दिया है, एड्रेस तक दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि एनआरसी को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे लोग इस देश में मौजूद हैं, जितनी तिकड़मबाजियां हैं उसका इलाज हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि आसामी मुझे नहीं पता था और आसामियों को हिंदी पता नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर बहुत कुछ कर नहीं सके। रही बात ये कि जो हमारी तंजीमें हैं, मैं मुस्लिम तंजीमों की मैं शिकायत कर रहा हूँ, उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। समझे था, उनको ये चाहिए था कि कैंप लगाते और लोगों के जो डॉक्यूमेंट चेक करते और जिनके डॉक्यूमेंट बराबर हैं उनकी फाइल दे देते, भाई तुम्हारी फाइल ओके है। जिनके डॉक्यूमेंट अधूरे थे उनको कह देते, भाई इस तरह आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, ये कमियां हैं, इस तरह आप कोशिश कर लें। ये काम ना किया गया, बल्कि सलीम साहब सबसे बड़ा धोखा ये हुआ है वहाँ पर कि उन लोगों ने, हमारी तंजीमों ने, यानी हमारे जो हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरशिप है, हाई प्रोफाइल जो मजहबी लीडरशिप है, उन्होंने गुमराह किया है। गुमराह इस शक्ल में किया है, अरे लोगों हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हाई कोर्ट में लड़ेंगे। सलीम साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो सकता है आपका, मैं भी आपका कर सकता हूँ, हाई कोर्ट में आपका मुकदमा कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन जज की पेशी होगी, आप बुलाए जाओगे, उस दिन तो आपसे पूछा जाएगा, सलीम साहब आपके साथ क्या अन्याय हुआ, क्यों आना पड़ा अदालत में। तो आपको तो यही कहना पड़ेगा कि भाई मैं इंडियन हूँ और मुझे विदेशी बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। फिर अदालत आपसे पूछेगी कि किस बेस पर आप बता रहे हो इंडियन हो, तो डॉक्यूमेंट ही लगेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सलीम साहब को डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं, हाई कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं, तो जब मेरी गलियों में ही डॉक्यूमेंट पेश करके मेरा मसला हल हो रहा है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत। ये गुमराह किया है हमारी लीडरशिप ने। समझे साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मुत्तहिद के ऊपर बात करते हैं, जो आपने मुत्तहिद के लिए, इत्तेहाद के लिए काम किए हैं, बहुत ही अच्छे काम किए हैं, और NPR CAA के बारे में भी आपने पूरी जानकारी दी है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, OBC SC ST के लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत ही गर्म मुद्दा है यूपी का, जो डॉक्टर कफील का है। डॉक्टर कफील के साथ में जो घटना सरकार कर रही है उसके बारे में, क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं और इत्तेहाद के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे देश में सामाजिक काम किए हैं, पूरे देश में वो जगह जगह जाके गरीबों की मदद की, बच्चों की मदद की है, और सरकारी की पोल खोली है। उस पर सरकार ने उनके साथ में क्या कर रही है, उसके बारे में आप ज़रा जानकारी दीजिए, और क्या होना चाहिए, क्या है ये मामला। सलीम साहब, मैं डॉक्टर कफील के ऊपर मैं आपको बयान दे दूं, आपने सवाल पूछा है तो मुझे तो देना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है कि आपको जवाब बयान दे दूं। लेकिन जो कुछ आप मंजर आम पर देख रहे हैं वैसा नहीं है। समझे साहब? मैं ठीक से बता देता हूं। जब डॉक्टर कफील का मामला शुरुआती दौर में था, जब बच्चों का 70 बच्चों का जो मामला हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद हम डॉक्टर कफील जो है वो लाइट में आए, लोगों के बीच में आए, उनका वो हीरो की शक्ल में मीडिया ने पेश किया। अचानक फिर उसमें बदलाव आ जाता है। समझे साहब? और उन पर केस जैसे मामलात दर्ज किए गए। ठीक हमने उसी समय कांटेक्ट करने की कोशिश की जी। देश में जो भी बड़े मामलात होते हैं, मैं जाहिर पे नहीं होता हूं, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। करते हैं, तो ठीक है, मैंने आपसे ये बात आपने सवाल तो ठीक है। अभी फिर हमने फ़ोन करना शुरू कर दिया, तो डॉक्टर कफील का नंबर लगा, सोशल मीडिया पर हमने चलाया कि भाई कफील का नंबर किसी के पास हो तो मुझे दे। बहरहाल वो नंबर मिलने में मुझे देरी हो गई, और उसी बीच में वो नंबर मिलने के पहले वो अरेस्ट हो चुके थे, जेल जा चुके थे। फिर जब भी उनको मोबाइल पर फ़ोन लगा रहा था, नहीं लग रहा था। अब सवाल ये आया कि डॉक्टर कफील ने अपने भाई को जेल के अंदर से, सुन लीजिएगा,
जेल के अंदर से कफील ने अपने भाई अदील को मेरा नंबर दिया, पता नहीं कैसे, कि इस्माइल बाटलीवाला साहब से आप मुलाकात करिएगा, शायद वो कुछ हेल्प कर पाए। अब उनका जब नंबर आया तो हमारी बातचीत हो गई। जब हमारे अदील से बात हो रही है, उस समय मैं लखनऊ के दौरे पर था जी। मैंने अदील साहब से कहा कि भाई ऐसा है कि मैं लखनऊ में हूँ और मैं आ जाता हूँ गोरखपुर आ जाता हूँ, रूबरू बात कर लेंगे बढ़िया से, अभी मैं लखनऊ में हूँ। तो उन्होंने मुझे रोक दिया। आदिल साहब ने रोक लिया? आदिल साहब ने, उनके बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई ने रोक दिया कि मत आइए। और हमने कहा क्यों? बोले आप यहाँ आओगे तो सब बातें लीक होंगी वगैरह वगैरह, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे आने से कोई दिक्कत नहीं होगी, गोरखपुर में मुझे कोई जानने वाला है नहीं, और अगर चंद लोग जानते भी हैं तो उनको जब मैं बताऊंगा नहीं तो कि मैं आया हूं तो उन्हें पता नहीं होगा। मैं आऊँगा, आपके घर में बैठूंगा और फिर जो है आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा, सारा मामला जानूंगा और उसमें से कोई हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। बहरहाल उन्होंने मुझे गोरखपुर आने से सीधा सीधा मना कर दिया। फिर ये हो गया कि ठीक है, अच्छा मुझे आप गोरखपुर नहीं आने दे रहे हो तो एक काम करें, आप मेरे घर आ जाइए। मैं सिद्धार्थ नगर का ही रहने वाला हूँ, डुमरियागंज का, समझे साहब। तो बोले हाँ ये हो सकता है, मैं आ जाता हूँ। वो पहले दिन जिस दिन वादा किए पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आए। फिर शाम को मैंने फ़ोन किया, भाई मैं आपके इंतज़ार में रहा, आप आए नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है मैं कल आता हूँ। तो हमने कहा सारे डॉक्यूमेंट आप लेके आइए। बहरहाल वो दूसरे दिन आए, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन दूसरे दिन आए, ये शुरुआत की ही बात है। दूसरे दिन आए, सारे डॉक्यूमेंट हमने देखे, उनके बयान लिए वगैरह वगैरह। उनके बयानों में और डॉक्यूमेंट के मुताबिक मुझे जो मिला वो ये मिला कि डॉक्टर कफील के ऊपर जो देशद्रोह जैसे मुकदमे कायम किए गए हैं बिल्कुल ही निराधार हैं, झूठे हैं, फ्रॉड है, बदमाशियां हैं, कुछ भी। उसमें एक मुकदमा मुझे लग रहा था कि शायद वो हो सकता है, जो सिलेंडर चोरी करने का मामला जो था, समझे साहब। ठीक है, वो पुलिस का काम है, उसने लगाया, वही लागू हो सकता था कि भाई इन्होंने किया है नहीं किया, अदालत फैसला करेगी, तय करेगी कि वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन जो देशद्रोह का मामला किया है, समझे साहब, वो बहुत ही फर्जी है। रही बात ये कि मैं आपके माध्यम से बताए देता हूं जो इनकी गलतियां हैं, इनके ख़ानदान की जो गलतियां हैं वो भी मैं अब उजागर कर देता हूं। रोज़ मेरे पास मैसेज आते लोगों के, लेकिन मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करता हूं। आपने लाइव पूछ लिया है इसलिए मैं बताना मेरी मजबूरी है। जब वो आए तो तमाम छानबीन कर लिया हमने। मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनी जद में आता है। उन्होंने रिश्वत के बादौलत कफील का मैटर सलटाने की कोशिश की। यह सबसे बड़ा गुनाह है उनके ख़ानदान का। बहुत बड़ा अमाउंट जो है रिश्वत की, उसमें हमने उनको मना किया कि आज के बाद रिश्वत की शक्ल में आप 5 रुपया भी नहीं देंगे किसी को। अगर आपको खर्च ही करना है, आप पैसा रखते हैं और रखते हैं, यकीनन रखते हैं, गोरखपुर की बहुत बड़ी पार्टी है वो, आप अच्छे वकील करिए, नामवर वकील करिए, जेठमलानी जैसे वकील करिए, ऐसे वकील पर खर्च करिए, यानी कानून पर खर्च करिए। रिश्वत की बदौलत ना खर्च करिए, रिश्वत आपके काम नहीं आएगा, ये आपको फंसाएगा, समझे साहब। आप बढ़िया 5 वकील कर लीजिए, पैसा उस पर खर्चा कर लीजिए, और कफील बिल्कुल निर्दोष है, कुछ नहीं होगा। उन्होंने इस बात का नोटिस नहीं लिया। उनके जो हमने वकील समझे, फिर भी हमने कोशिश किया उनसे कि भाई ठीक है, अपने वकीलों के साथ बिठा दीजिए, गोरखपुर में ना बिठाइए, कहीं भी बिठा दीजिए, मैं उनको मशवरा करूँगा। उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। मुझे जो लगा कि वो वकील जो है बचकंडे वकील थे, कोई अच्छे वकील नहीं थे, ढंग से वो पैरवी नहीं कर पाए। इन्होंने बचकंडे वकील करने की कोशिश की और दूसरी तरफ रिश्वत का सहारा लिया। इस वजह से कफील आज प्रॉब्लम में है, वरना ये प्रॉब्लम कब का ख़त्म हो चुका होता। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इतने कुछ समय बताया उन्होंने जनवरी का कि ऐसे कुछ, अगर कफील बाहर नहीं आता है तो हम आंदोलन करेंगे। गौर करिएगा, हमने उनको रोका। हमने कहा देखिए आपको जो भी करना है, मेरी सलाह पे तो आप कुछ तैयार नहीं हुए,
लेकिन जो भी अगले आगे करना है मुझसे मशवरा कर लीजिएगा, समझे साहब। अगला कदम बढ़ाने के लिए आप मुझसे मशवरा कर लीजिएगा, मैं जानता हूँ सब चीज़ें, इसलिए आपको बताऊँगा। इसी बीच में और डेवलपमेंट ये हुए, राहुल गांधी ने भी इंटरेस्ट दिखाए। दिखाए थे। राहुल गांधी ने इंटरेस्ट दिखाया, इनके परिवार के लोगों ने राहुल गांधी को भी एंट्री नहीं होने दी, मना किया, समझे साहब। उस समय राहुल गांधी की हैसियत ये थी, वो पीएम के रेस में था। हमने पूछा क्यों नहीं होने दिया भाई? बोले वो आते तो राजनीति होती। अरे भाई राजनीति होती, राजनेता है, जहाँ जाएगा उसके फॉलोअर हैं। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में है, भीड़ जमा होगी, मीडिया जमा होगी, उसमें नुकसान तुम्हारा क्या होता? उसको भी दूर जाने दिया। एक विदेश की लेडी पत्रकार थी विदेश से, वो भी आई थी, उसे घुसने नहीं दिया। मतलब 3 लोगों को मैं जान रहा हूँ, राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया गोरखपुर में, उस पत्रकार को घुसने नहीं दिया गोरखपुर में, मुझे घुसने नहीं दिया गोरखपुर में। जो उनके खैर ख्वाह थे, उनके परिवार ने इनको दूर रखा। उन्होंने जो भरोसा किया वो रिश्वत पर किया। रिश्वत का अफसर आज ले लिया, चला गया, दूसरा आया, फिर वो इस तरह का सिलसिला चलता रहा है और उनको इस चक्कर में फंसा के रख दिया गया है साहिबों। अब इतना बड़ा दलदल हो गया है कि बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर वो बढ़िया वकील करते हैं, देश के मान्यवर वकील करते हैं, तो भी कफील बेदाग छूटेगा, कुछ भी उस पर इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके घर वाले वो ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई दबाव वगैरह कुछ ऐसा? उन पर दबाव क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कमी है मैंने आपके सामने रख दी है। जी। उसका कारण क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 शख्सियत को गोरखपुर में घुसने से रोका, जो दिल से और सामने से कुछ कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया PTV 9 न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग में बात करने के लिए। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी आपकी किसी और टॉपिक पर। तो ये थे इस्माइल बाटलीवाला साहब। इन्होंने अपने काम जो किए हैं पूरे देश भर में, उसके बारे में जानकारी दी और उनसे हमने NPR और CA के बारे में जानकारी हासिल करी, जो आपने सुना देखा। और बहुत सारी जो इत्तेहादी मुहिम इनके ज़रिए चलाई जा रही हैं, क्या इनकी प्लानिंग है, क्या देश भर में इनके ज़रिए, इनकी मुहिम के ज़रिए कितनी पार्टीज़, जिसमें OBC है, SC है, ST है और बहुत सारी मुस्लिम पार्टीज़ और बहुत सारे लोग हैं जो इत्तेहाद के बल पर, इत्तेहाद के लिए एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होने की कोशिशें इनकी जारी हैं। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, इतना टाइम हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं होता है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपने इस्माइल बाटलीवाला साहब को सुना। जल्द ही हमारी फिर मुलाकात होगी मंडे को शाम शार्प 5 बजे एक ख़ास मेहमान के साथ, उसके राजनीतिक कैरियर या सामाजिक कैरियर के बारे में उनसे जानने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त।